इंडिया में एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जो शायद आपकी पॉलिटिकल पावर को हमेशा के लिए बदल दे। ये सिस्टम उन स्टेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में काम किया। साउथ इंडिया के कई स्टेट्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद उनकी सीट्स कम हो सकती हैं, जबकि जहां पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी वहां सीट्स बढ़ सकती हैं। यानी जो जिम्मेदारी से चले उनको पेनाल्टी। हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन की, जो 20 साल पुराने आंकड़ों पर खेला जा रहा है, जो शायद जिम्मेदार स्टेट्स को सजा दे रहा है और माइग्रेशन की रियलिटी से आंखें मोड़े बैठा है। चलिए समझते हैं कि कैसे आपके इलाके की लकीरें देश का फ्यूचर तय करने वाली हैं। इंडिया में डिलिमिटेशन का पूरा सिस्टम एक बेसिक चीज पर डिपेंड करता है, वो है देश की पॉपुलेशन का एग्जैक्ट हिसाब। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डेटा ही पुराना हो। 2021 का सेंसस अब तक प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हुआ। इसी वजह से जो डिलिमिटेशन फ्यूचर में होगा वो पुराने 2001 के डेटा के बेस पर सोचा जा रहा है। डिलिमिटेशन का आइडिया असल में ये था कि हर सिटीजन की आवाज बराबर हो, लेकिन जब बुनियाद ही पुरानी हो तो पूरा सिस्टम ही एक तरफा लगने लगता है। इस सिचुएशन में डिलिमिटेशन करना या उसकी प्लानिंग करना एक तरफ से अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है। कुछ स्टेट्स या रीजन्स को ज्यादा पावर मिल सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, चाहे उन्होंने डेवलपमेंट या पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम ना भी किया हो। यहाँ एक और बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, क्या डिलिमिटेशन सच में फेयर होगा या फिर यह पॉलिटिकल टूल बन जाए जहाँ बाउंड्रीज ऐसे सेट की जाएंगी जिससे कुछ पार्टीज या रीजन्स को फायदा हो। जब नया और भरोसे लायक डेटा ही नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठने लगता है। इंडिया में कुछ स्टेट्स ने पिछले कई सालों में एक रिस्पॉन्सिबल रास्ता अपनाया। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर सीरियसली काम किया। जैसे तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग के थ्रू अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया। इन स्टेट्स ने समझा कि कम पॉपुलेशन का मतलब बेटर रिसोर्सेस, बेटर जॉब्स और बेटर लाइफ क्वालिटी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। डिलिमिटेशन का सिंपल रूल यह है कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ ज्यादा लोकसभा सीट्स मिलेंगी। अब सोचो, जो स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे उनकी ग्रोथ स्लो हो गई, और जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में पीछे रहे वहाँ लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती रही। साउथ इंडिया के स्टेट्स ने पिछले कई सालों में क्लियर स्ट्रेटेजी फॉलो की। पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस। जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटिवली स्लो रही। यह एक रिस्पॉन्सिबल और लॉन्ग टर्म सोच थी। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जो पिक्चर बन रही है वो इन स्टेट्स के लिए तशवीश पैदा करती है। आज के टाइम पर इन साउथ इंडियन स्टेट्स के पास काफी स्ट्रॉन्ग लोकसभा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फ्यूचर में स्पेशली जब नया डिलिमिटेशन अपडेटेड सेंसस के बेस पर होगा तो उनका हिस्सा कम होने का डर है। एस्टिमेट्स ये दिखाते हैं कि साउथ इंडियन रीजन को अराउंड 20 से 25 सीट्स का लॉस हो सकता है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे यूपी और बिहार को एक्स्ट्रा सीट्स मिल सकती हैं, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा रही है। ये सिर्फ नंबर्स का बदलाव नहीं है, ये डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर का शिफ्ट है। पार्लियामेंट में जिस रीजन के एमपी ज्यादा होंगे उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि साउथ इंडियन स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है और पूरे देश के लिए लिए जाने वाले फैसले ज्यादातर उन रीजन्स के फेवर में जा सकते हैं जहाँ सीट ज्यादा है। इसी वजह से इस सिचुएशन को कई लोग पनिशमेंट फॉर डेवलपमेंट बोल रहे हैं, यानी जिन स्टेट ने रेस्पॉन्सिबल पॉलिसीज फॉलो की उनका पॉलिटिकल वेट कम हो रहा है। अगर लोकसभा सीट्स 543 से बढ़कर फ्यूचर में 800 प्लस भी हो जाती हैं, तब भी ये दिक्कत होगी कि साउथ का हिस्सा कम हो सकता है। यानी अगर आज 543 में से साउथ इंडिया का हिस्सा लगभग 24% है तो सीट्स बढ़ने के बाद वो कम होकर 18 या 20% रह सकता है। पॉलिटिक्स में हिस्सा ही असली ताकत तय करता है। अगर किसी बिल को पास करवाना हो या देश का पीएम चुनना हो, इसका नतीजा यह होगा कि जो स्टेट्स ईमानदार थे उनकी लोकसभा सीट्स या तो कम हो सकती हैं या उनका हिस्सा कम हो सकता है, और जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे यूपी, बिहार, उनको ज्यादा पॉलिटिकल पावर मिलने का चांस है। मतलब सीधी सी बात, जो सही काम करे उसको नुकसान, जो कंट्रोल ना करे उसको फायदा। ये सिस्टम लोगों को एक गलत मैसेज देता है। अगर आप लंबे समय के लिए प्लानिंग करते हो, एजुकेशन और अवेयरनेस पर काम करते हो तो आप पॉलिटिकली वीक हो जाओगे, और अगर पॉपुलेशन बस बढ़ती रहे तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये ना सिर्फ अनफेयर है बल्कि फ्यूचर के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्टली इंकरेज करता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल उतना जरूरी नहीं है। इसलिए कई लोग डिलिमिटेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर कितनी सीट्स होंगी ये तय करना एक इनकम्प्लीट और अनफेयर अप्रोच है। डेवलपमेंट, गवर्नेंस और मेहनत को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम उन लोगों को सजा देगा जो असल में देश को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को इंडिया में एक बहुत पावरफुल बॉडी माना जाता है। इसका काम होता है इलाकों की हद को तय करना, मतलब कौन सा एरिया किस सीट में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी
बड़ी फिक्र की बात यह है कि इस प्रोसेस पर सीधा कोर्ट का रिव्यू नहीं होता, यानी जो आखिरी फैसला कमीशन ले लेती है उसे कोर्ट में चैलेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से लोगों ने कहा कि ये ताकत काफी हद तक बेलगाम है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जब किसी सिस्टम में इतनी ज्यादा पावर हो और उस पर कोई कड़ी निगरानी ना हो तो गलत इस्तेमाल का रिस्क खुद ब खुद बढ़ जाता है और बाउंड्रीज को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है जिससे रूलिंग पार्टी को फायदा मिले। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर किसी एरिया में ऑपोजिशन के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें एक ही एरिया में पैक कर दिया जाता है ताकि वो सिर्फ एक सीट जीत पाए और बाकी एरियाज में रूलिंग पार्टी के वोटर्स को थोड़ा थोड़ा फैला दिया जाता है जिससे वो कई सीट्स जीत सके। इस तरह बाउंड्रीज का गेम खेलकर इलेक्शंस के नतीजे पर असर डाला जा सकता है बिना डायरेक्टली वोट्स चेंज किए। ये चीज डेमोक्रेसी के बेसिक आइडिया के खिलाफ है। इलेक्शन का मतलब होना चाहिए फेयर कंपटीशन, लेकिन अगर ग्राउंड ही ऐसा सेट कर दिया जाए जहां एक साइड को नेचुरल एडवांटेज हो तो फेयरनेस खत्म हो जाती है। और क्योंकि डिलिमिटेशन का डिसीजन फाइनल होता है तो लोगों के पास इसको चैलेंज करने का इफेक्टिव तरीका भी नहीं होता। इसी वजह से डिलिमिटेशन के खिलाफ ये बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि बिना स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ये प्रोसेस पॉलिटिकल टूल बन सकता है। अगर बाउंड्रीज सच में न्यूट्रल तरीके से नहीं बनी तो फ्यूचर इलेक्शंस का नतीजा पहले से ही डिसाइड जैसा लगने लगता है और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंडिया में डिलिमिटेशन को लेकर एक अजीब पैटर्न दिखता है। जब भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है तो सिस्टम को फ्रीज कर दिया जाता है। 1971 के बाद और फिर 2001 के बाद पार्लियामेंट ने लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर दिया था। रीजन सिंपल था, अगर उस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दोबारा डिवाइड होती तो कुछ स्टेट्स का पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता और कुछ का कम हो जाता। इस गड़बड़ से बचने के लिए पूरा प्रोसेस ही रोक दिया गया। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, अगर डिलिमिटेशन सच में एक बिल्कुल सही और बराबरी वाला सिस्टम होता तो क्या उसे बार बार फ्रीज करने की जरूरत पड़ती? फ्रीज करना एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है जो तब लगाया जाता है जब सिस्टम खुद इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा हो। यानी इनडायरेक्टली ये माना गया कि डिलिमिटेशन अपने आप में सही नहीं है और बिना कंट्रोल के ये इंसाफ को बिगाड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब एक सिस्टम को चलाने के लिए हर कुछ साल बाद उसे रोकना पड़े, एडजस्ट करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या यह सिस्टम सच में इंसाफ वाला है या बस सिचुएशन को मैनेज करने का एक टेम्पररी तरीका है। इसलिए डिलिमिटेशन के खिलाफ यह आर्गुमेंट स्ट्रांग होता जा रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो खुद से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। अगर इंसाफ को बचाने के लिए हमेशा पॉज बटन दबाना पड़े तो सवाल उठता है, क्या हमें इसी सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए या कोई बेटर और स्टेबल तरीका सोचना चाहिए? आज का इंडिया ठहरा हुआ नहीं है। लोग हर दिन मूव कर रहे हैं। गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। लोग बेटर जॉब्स, एजुकेशन और लाइफ के लिए सिटीज में आ रहे हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहर रोज लाखों लोगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन डिलिमिटेशन सिस्टम इस बदलती हुई असलियत को ढंग से पकड़ नहीं पाता। डिलिमिटेशन एक ही सेंसस के डेटा के हिसाब से होता है, मतलब एक स्पेसिफिक साल का डेटा लिया जाता है और उसके बेसिस पर बाउंड्रीज तय किए जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि माइग्रेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सेंसस के बाद भी लोग मूवमेंट करते रहते हैं लेकिन इलाकों में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए डिलिमिटेशन के खिलाफ ये एक स्ट्रॉन्ग बात है कि ये सिस्टम रियल टाइम बदलाव को नहीं दिखाता। ये एक ऐसे देश के लिए बना है जो ठहरा हो, लेकिन इंडिया जैसे तेजी से बदलते देश में तरीका पुराना लगता है। जो लोग मुसलसल मूव कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी फिक्सेबल होना चाहिए, वरना सिस्टम ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इंसाफ खत्म होने लगता है। डिलिमिटेशन सुनने में एक सिंपल प्रोसेस लगता है कि सिर्फ बाउंड्री से रिड्रॉ करनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा और हैवी एक्सरसाइज होता है। पूरी कंट्री में 543 लोकसभा सीट्स और हजारों असेंबली एरियाज को दोबारा मैप करना पड़ता है। इसके लिए अलग कमीशन बनता है, एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, पब्लिक हियरिंग्स होती है, ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं, फिर उन सबको रिव्यू करके फाइनल बाउंड्रीज डिसाइड होती है। ये प्रोसेस महीनों का नहीं, सालों तक चल सकता है। इसमें सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सर्वेस, डेटा एनालिसिस, मैन पावर, लीगल प्रोसेस सब कुछ इंक्लूड होता है। यानी एक पूरा सरकारी सिस्टम लग जाता है सिर्फ बाउंड्रीज चेंज करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा एफर्ट लगाने के बाद भी ये सोल्यूशन परमानेंट नहीं होता। पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, माइग्रेशन होता रहता है, डेवलपमेंट के तरीके बदलते रहते हैं, मतलब कुछ साल बाद फिर वही इम्बैलेंस वापस आ जाता है। तो जो काम इतनी मेहनत और पैसे से किया गया वो एक तरफ से टेम्पररी फिक्स बनकर रह जाता है। डिलिमिटेशन एक ओवरकिल प्रोसेस बन चुका है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज होते हैं लेकिन नतीजा उतना मजबूत या हमेशा रहने वाला नहीं होता। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेम्पररी बैलेंस के लिए हो तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये तरीका वाकई असरदार है या हमें कोई बेहतर और हमेशा रहने वाला सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? इतना पैसा, इतना टाइम और इतनी मेहनत लगाने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम वापस आ जाए तो सिस्टम पर डाउट होने लगता है और यही डिलिमिटेशन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन रहा है।
इंडिया में SC/ST रिजर्वेशन का मकसद सीधा था। जो कम्युनिटीज ऐतिहासिक तौर पर पीछे रह गए उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन जब ये रिजर्वेशन डिलिमिटेशन से जुड़ जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ये भी सेंसस के फिक्स डेटा पर डिपेंड करता है। इसी वजह से डिलिमिटेशन के खिलाफ ये कहा जाता है कि ये सिस्टम रिजर्वेशन को फ्लेक्सिबल और फेयर बनाने के बजाय उसे बिगाड़ देता है। जब कोई पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती तो वो अपना असली मकसद खो देती है। 17 अप्रैल 2026 को डिलिमिटेशन डिबेट के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पार्लियामेंट के स्पेशल सीजन में जब कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग हुई तो इस बिल को पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, मतलब 528 MPs में से कम 352 वोट्स। लेकिन वोटिंग में सिर्फ 298 MPs ने सपोर्ट किया, जबकि 230 MPs ने अपोज किया और इसी के साथ ये बिल फेल हो गया। बिल फेल होने के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल को भी विड्रॉ कर लिया, यानी जो पूरा रिफॉर्म पैकेज था वो एक ही झटके में रुक गया। फिलहाल डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस थमा हुआ है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्यूचर में ये बिल्स दोबारा लाए जा सकते हैं, शायद कुछ बदलाव के साथ। डिलिमिटेशन बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।